Friends, today we will study about basic introduction of physics, that is the syllabus of NCERT class 11th chapter 1 and 2, and myself Abhinandan Kumar Azad. Before starting the class, I like to introduce myself. I am Abhinandan Kumar Azad. I have done BTech from BIT Mishra, MTech from LNCT Bhopal. I have already get qualified approx 4 times, and now I am a research scholar. And you are watching my YouTube channel Santi Classes A.S.K. Azad Mechanical Engineering. If you have not subscribed this channel, please subscribe this channel first, like this video, and don't forget to share this video. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस कोर्स में फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। फिजिक्स क्या है, क्यों है, क्या पढ़ने वाले हैं, इसके पूरा आपका एक चैप्टर इसी को डेडिकेट किया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी हो, एससी वर्मा हो, जिसमें फिजिक्स के बारे में पूरी चीज़ें समझाई गई है ताकि फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट बनाने की कोशिश की जाए। एक बार आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन गया तो आप खुद ही उसको पढ़ोगे। याद रखिए कि आइंस्टीन ने किसी किताब में E=mc² नहीं पढ़ा था। न्यूटन को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे मिला था। तो ज्ञान आपके पास है, आपके अंदर है, उसे ढूंढ कर निकालने की ज़रूरत है। बस इंटरेस्ट की बात है कि आप उस चीज़ पे अपनी नज़रें गड़ाओ, उसके बारे में सोचो, अपने आप उसकी जानकारियाँ आप तक आने लगेगी। सारे सवालों का जवाब वो खुद ब खुद आपको देगा। तो इस कोर्स का बेसिक फोकस आपको फिजिक्स के बारे में बताना और ये दो चैप्टर है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देना ही है। ठीक है, ये जो चैप्टर होते हैं काफ़ी थ्योरेटिकल है, तो जनरली ये सब क्लास वगैरह में पढ़ाया नहीं जाता। तो मेरी कोशिश होगी कि ये सब ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे हो ताकि आप मेरी क्लास ज्वाइन करने आए तो पहले ही आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। तो विदाउट लूजिंग मोर समय, now we will start. What is physics? First question is what is physics? What is physics? Measurement in physics. पहले मैं आप लोगों को कोर्स के बारे में बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यही जानने वाले हैं कि फिजिक्स क्या है, उसको समझने वाले हैं। उसके बाद का चैप्टर है मेजरमेंट इन फिजिक्स। मेजरमेंट क्यों आवश्यक है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स इस कोर्स में देखने वाले हैं। छोटा छोटा कोर्स होगा, ढेर सारे वीडियोज होंगे, पूरा एक प्लेलिस्ट होगा, तो आप सारे वीडियोज को सीक्वेंस वाइज देखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें हम मेजरमेंट इन फिजिक्स में क्या देखने वाले हैं, तो एसआई स्टैंडर्ड यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स देखने वाले हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देखने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर देखने वाले हैं, और अनसर्टेनिटी एंड मिस्टेक्स जो ईरर वगैरह हम लोग मेजरमेंट में करते हैं उन सब चीज़ों को देखने वाले हैं इस कोर्स में। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए कहा गया है कि भाई मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड वैलिडिटी को हम लोग देखने वाले हैं कि भैया कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किस प्रकार का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फिजिक्स में यूज होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मीम है जिसको आपको देखना है, समझना है, समझ जाए तो बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फिजिक्स, जो पहला हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज फिजिक्स, इस पे चलते हैं। तो अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द फिजिकल वर्ल्ड, पहला आपका जो चैप्टर का नाम भी है वह है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिक्स क्या है भाई, तो अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द फिजिकल वर्ल्ड, जो भौतिक दुनिया उसको समझने, उसको समझाने का, उसको डिस्क्राइब करने का एक तरीका है फिजिक्स। ठीक है, 6th century BC in the Greek city of Miletus, now in Turkey, a group of men called physicoi tries to answer questions about the natural world. Physics come from the Greek physiksi, meaning nature, and the Latin physixia, meaning natural things. इसका मतलब क्या बन के आया, इसका मतलब बन के आया फिजिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अगर पीछे चलें तो हम लोग अगर फिजिक्स का को अगर हम इसका वर्ड मीनिंग समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो कुछ लोग थे जो फिजिकल चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ के जो लोग थे उनको हम लोग कहा जाता था फिजिक्स की हुई। ठीक है, उसी से आया फिजिक्स। इस मीनिंग था इसका नेचर,
और लैटिन का जो फिजिक्सिया शब्द है वो उसका नाम था नेचुरल, उसका मीनिंग जो निकल के आता है वो नेचुरल थिंग्स, ठीक है। तो फिजिक्स आता है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स, ठीक है, या नेचुरल लॉज, ठीक है। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल लॉज। आगे इसको देखते हैं, फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, ठीक है। इट डील्स विद हाउ एंड व्हाई मैटर एंड एनर्जी एक्ट एज दे डू। ये हम लोग मेनली हमारा फोकस था मैटर और एनर्जी, और आइंस्टीन ने ये भी प्रूफ कर दिया, आइंस्टीन ने ये भी बता दिया कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं और एक दूसरे से रिलेटेड है, E=mc² इक्वेशन से, एनर्जी और मैटर। फिलहाल तो जब तक आइंस्टीन नहीं आए थे दोनों अलग अलग चीज़ें थी, और इसलिए इसका जो डेफिनेशन भी फिजिक्स का बना था वो इसी से बना था कि इट डील्स विद हाउ एंड व्हाई मैटर एंड एनर्जी एक्ट एज दे डू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एनर्जी इज द कॉन्सेप्चुअल सिस्टम फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ द यूनिवर्स वर्क्स एंड अकाउंटिंग फॉर चेंज इन मैटर। तो मेनली मैं एक स्टोरी बच्चों को सुनाता हूँ एनर्जी की, भागो ये दुनिया कैसे बना, किसने बनाया, कैसे क्यों बना, किस चीज़ से बना, इन सब स्टोरी को मैं बताता हूँ बच्चों को क्लास में, ठीक है। और उससे मैं क्लियर करता हूँ कि एनर्जी ही पूरा है, पूरा दुनिया एनर्जी से ही बना हुआ है, एनर्जी का ही यहाँ पे आना जाना चल रहा है, और ये सारे एनर्जी का ही खेल है, और पूरे फिजिक्स में हम एनर्जी को ही पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे फोर्स को पढ़ें, फोर्स भी फिनोमेना है, एनर्जी के ही का ही रूप है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ही वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्क डन और कुछ नहीं, एनर्जी का ही रूप है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो पूरा खेल ये एनर्जी का है, क्या है भाई? तो इसमें हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, एनर्जी किस प्रकार से रिलेट करता है, किस प्रकार से दुनिया को चलाता है, ठीक है, और किस प्रकार से मैटर में जो भी चेंजेस वगैरह होता है वो मैटर के लिए, उसके लिए एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। इन सारे सब चीज़ों को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, या फिजिक्स यही फिजिक्स है ये कहो तो, ठीक है। एनर्जी का ही सारा लेन देन, सारा खेल क्या है? एनर्जी का ही है। और अगर एनर्जी में अगर आपको रुचि है, एनर्जी को अगर भगवान से रिलेट कर पाते हो, गॉड से, तो लोगों को जितना जिज्ञासा होता है कि भाई ईश्वर क्या है, क्यों है, कहाँ है, क्यों हमें बनाया है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन सब सवालों का जवाब आपको ये फिजिक्स ही दे पाएगा, ठीक है। क्योंकि सारा अगर आप एनर्जी को अगर गॉड से रिलेट कर पाते हैं तो अपने आप आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगेगा। मैं ज़्यादा इसमें ये सब डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, और बोर नहीं करूँगा, और इसमें आगे मैं बढ़ूँगा। चलिए आगे क्या है भाई? द वर्ड एनर्जी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड है ये एनर्जी, और इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है ग्रीक इन मीनिंग इन एंड आर्गन, इसका मीनिंग होता है वर्क, ठीक है। एनर्जी इज दस द पावर टू डू वर्क, ठीक है। इसका एक सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग में भी पढ़ना होता है हम लोगों को, ठीक है। आर्गन इसका मतलब होता है वर्क, और ग्रीक में इन का मतलब होता है ईएन, मतलब ईएन जो लिखता है उसका मतलब इन होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से इसका मीनिंग जो एनर्जी का निकल के आता है वो है पावर टू डू वर्क। या एनर्जी क्या है भाई? तो काम करने की क्षमता, उसकी जो शक्ति होती है, काम करने की जो पावर, जो जिस चीज़ की जरूरत होती है वही आपका एनर्जी है, ठीक है। अब ये बहुत ही अजीब साउंड करता है, साउंड वर्ड, ठीक है, तो इसको हम लोग और भी डिटेल में समझेंगे। ऑल्दो एनर्जी इज नॉट अ थिंग, देयर आइडियाज अबाउट द एनर्जी आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनर्जी को वस्तु नहीं है, जैसे भगवान है, होते हर जगह है पर दिखते कहीं नहीं है, उसी प्रकार से एनर्जी होता हर जगह है पर दिखता कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये कोई थिंग नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसको आप पकड़ के देख लो, ठीक है। तो इसको आप लोगों को फील करना पड़ेगा जिस प्रकार से आप ईश्वर को फील करते हो, ठीक है। इट इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ट्रांसफॉर्म बाय फिजिकल इवेंट्स। तो एनर्जी क्या है? तो एनर्जी क्या कर सकता है? तो इट इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और कैसे ट्रांसफर हो सकता है? कोई फिजिकल इवेंट से, कोई फिजिकल वर्क आप करो, किसी फिजिकल फिनोमेना से हम एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कंजर्व होता है। तो पहला क्या है? ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दूसरा क्या है? कंजर्व होता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इसको ना ही तो जन्म दिया जा सकता है, नहीं तो बनाया जा सकता है, ना ही इसको मिटाया जा सकता है। बिल्कुल भगवान की तरह वो हैं तो शाश्वत हैं, जो है सो है, वो अपना रूप बदलेंगे पर वो मर नहीं सकते, ना ही उनको कोई पैदा कर सकता है। व्हेन इट इज ट्रांसफॉर्म सम ऑफ इट यूजुअली गोज इनटू हीट, अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, खासकर हाई ग्रेड एनर्जी से लो ग्रेड एनर्जी में जाता है, तो कुछ हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है। वेस्ट होने का मतलब होता है ये नहीं होता है कि वो मर गया, वो इस सिस्टम में है,
पर वो आपकी यूज का नहीं रहा, उससे आप वर्क में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो। हाई ग्रेड एनर्जी जनरली वर्क कराता है हाई ग्रेड एनर्जी, क्योंकि हमें काम चाहिए, हमें एनर्जी इधर उधर भटकता हुआ एनर्जी नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। हमें चाहिए कि पंखा चलाए, गर्मी है तो वो काम है एक, ठीक है, फोर्स लगेगा और मोशन होगा, ठीक है, तो एक प्रकार से काम है वो, तो हमें काम करवाना है, ठीक है। फिजिक्स को बेसिक मतलब समझिए। अगर एक बार फिजिक्स को ये समझ गए आप कि फिजिक्स क्या है, ये बिल्कुल एक भगवान को समझने जैसा है। लोग यहाँ पे तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और यहाँ आपको उस चीज़ को समझने का रास्ता है। ईश्वर को पाने के दो ही रास्ते हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग पे बहुत सारे ज्ञानी लोग चले, चाहे गौतम बुद्ध वगैरह हो, विवेकानंद हो, ये सब ज्ञान मार्ग पे चले, और यही एक ज्ञान मार्ग है जिसमें आपको ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। ईश्वर को समझने का मतलब होता है कि भैया आप नॉलेज के थ्रू उसको समझिए क्या है वो, और अधिकतर ज्ञानी लोग ही ईश्वर के को पाने के रास्ते पे आगे बढ़े और उसको पाया। तो जिस वक्त आपको ये इंटरेस्ट बन जाएगा कि इस दुनिया को समझना है, जानना है, क्यों कैसे है, हम क्यों ये कर रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, ठीक है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, तो हर चीज़ को अगर जानने की इच्छा आएगी तो अपने आप चीज़ों को समझने लगेंगे और इसमें इंटरेस्ट भी बनने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ये कि आप इंटरमीडिएट में क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, पूरा इंटरमीडिएट 11 12 में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। ईयर विद इन फिजिक्स स्टडीड, क्या पढ़ने वाले हो आप, पढ़ने वाले हो मैकेनिक्स यहाँ से यहाँ तक आपको 11th में पढ़ना है, और इसके नीचे जितने हैं वो 12th में पढ़ना है आपको, ठीक है। मैकेनिक्स पूरा पढ़ना है भर भर के। क्या पढ़ेंगे मैकेनिक्स में हम, मोशन एंड इट्स कॉज, मोशन और क्यों हो रहा है मोशन, इन दोनों चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स में। उसके बाद दूसरा आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। हीट कैसे फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है, किधर से किधर फ्लो होता है, फ्लो होने से क्या हो जाएगा, ये सब सारे मेजरमेंट इसका सब किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद है वाइब्रेशन एंड वेव्स, ये एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन है। वाइब्रेशन जो होता है, चाहे वेव चलता है, वो सब एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन ही है, तो मोशन वाला फिनोमेना इसमें भी आता है, पर फिर भी मैंने उसे कैटेगराइज कर रखा है, वेव नाम दिए रखा है। वाइब्रेशन एंड वेव ये पीरियोडिक मोशन में है। इसके आगे आप लोगों को ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा ऑप्टिक्स। जो भी लाइट के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट को हम कहते हैं ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ईएम वेव। ईएम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। उसके बाद एटॉमिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एनर्जी एसोसिएट विद एटॉमिक चेंजेज। एटॉमिक चेंजेज के कारण एनर्जी किस प्रकार से आपको जनरेट होगा या किस तरह से कंज्यूम होगा, जिस तरह से केमिकल रिएक्शन में होता है उस प्रकार से यहाँ भी रिएक्शन होंगे जो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर में हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर चेंजेज। न्यूक्लियर चेंजेज जो होंगे उसके अनुसार जो एनर्जी उसमें रिलीज होगा, वो सब चीज़ों को हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो ये पूरा सिलेबस है आपका जो आपको 11th और 12th में पढ़ना है, ठीक है। एक बार ये जरूर जानना चाहिए लोगों को, क्योंकि सब्जेक्ट ले लेते हैं कि हमको साइंस लेकर पढ़ना है, पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि साइंस में पढ़ना क्या है, तो क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको इन सब चीज़ों को जानने की रुचि है, देखो आप कैसा हो पढ़ने में इससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग डरा देता है कि तुमसे साइंस होगा, तुम फिजिक्स पढ़ पाएगा, तुम मैथ पढ़ ले लेगा, ये सब चीज़ें नहीं होता है कि हमें ये जानने की इच्छा है कि नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं, ये बात होती है। आप कर पाओगे, आप कमज़ोर हो तेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिंदगी में वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, पसंद है, ठीक है, पसंद है तो आप उस काम को डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जानने में क्या आपकी रुचि है, क्योंकि ये पूरा चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पूरा मोशन कैसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अब डिटेल में तो जब पता लगेगा तभी जब हमको जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तभी हमें पता लग पाएगा कि क्या हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ फिजिक्स के बारे में। आप जाने कि पावर क्या है फिजिक्स का, फिजिक्स पढ़ने के बाद हमारे पास क्या होने वाला है, क्या ताकत है फिजिक्स का, क्या कर सकता है फिजिक्स, इन सब चीज़ों को सबसे पहले जाने, अपने आप आपको फिजिक्स में रुचि बनने लगेगा। तो जानिए, फिजिक्स प्रेडिक्ट्स हाउ नेचर विल बिहेव इन वन सिचुएशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्टेन इन अदर सिचुएशन। हम फिजिक्स में हम आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हैं फिजिक्स की हेल्प से। जो कहते हो ना ये ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी वगैरह,
ये सब यही फिजिकल फिनोमेनाओं का कैलकुलेशन करके वो आगे का प्रेडिक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छा सा फिजिक्स है जिसमें हम प्रीवियस डेटा जो हमने पहले का एक्सपेरिमेंट किया है, जो वहाँ हो रहा है वही आगे भी होगा। ठीक है, अगर 2 + 2 3 आ गया, 5 आ गया, तो हर बार 2 और 3 को जोड़ने के बाद 5 ही आएगा। हम पहले से ही बता सकते हैं कि भैया जब भी 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया कि एक बार जोड़ा और हम लोगों को पता है कि जब भी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। एक बार हमने एक्सपेरिमेंट करके देख दिया, 2 को पेन रख दिया और इसके साथ 3 को पेन और रख दिया और सारा पेन को काउंट किया तो पता लगा कि अरे 5 पेन था। ठीक है, तो बार बार ऐसा ही होगा। बार बार अगर 2 चीज़ें रहेगा, 3 चीज़ें और रख दोगे, 3 चीज़ें और रख दोगे तो भैया कितने आने वाले हैं? 5 आने वाला है। ठीक है, हर वक्त ऐसा ही होने वाला है। तो यही हमारा फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स में क्या करते हैं कि किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशन आने वाला है तो उसका हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्टेन इन अदर सिचुएशन, किसी और सिचुएशन में हमने जो एक्सपेरिमेंटल डेटा इकट्ठा किया है, जो हमने जानकारी हासिल किया, उसके बेसिस पे हम आगे भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि नेचर अपना नेचुरल लॉ को नहीं बदलेगा। भगवान चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी पावरफुल हो, जो भी उनको करना है वो नेचुरल नियम के तहत ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया इस बार कुछ और हो, इस बार बादल चमका तो कुछ और हो जाए और सब पानी पड़ने लगे, अगली बार हो जाए तो आग पड़ने लगे। ऐसा नहीं होगा, जो होता है वही होता है और वही होता रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका फिजिक्स का पावर। नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स हम पढ़ के क्या क्या कर सकते हैं, तो न्यूटन्स लॉ इसमें पढ़ेंगे और न्यूटन से हम रॉकेटरी के बारे में जान सकते हैं, रॉकेट विज्ञान को जान सकते हैं कि रॉकेट कैसे उड़ता है, आखिर उसको धक्का कौन देता है, उड़ाता कौन है। ठीक है, अब अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूल जलने से वो उड़ जाता है तो तुम एक भ्रम में हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी, आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी फोर्स खुद पे बल नहीं लगा सकता। चलने के लिए इसको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर एक रॉकेट है उसको चलने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उस पर फोर्स लगा कौन रहा है ये बताइए मुझे। क्योंकि आप जब ट्रक चलाते हो, पहिया चलाते हो, साइकिल चलाते हो तो साइकिल में आप पे फोर्स धरती लगा रहा होता है, जो आगे की ओर आपको पुश कर रहा होता है, जिसके कारण आप आगे की ओर चलते हो। और यही कारण होता है कि आपका जो गाड़ी का पहिया होता है, अगर वो पानी में अगर एक्सीलरेटर दबा के चला दो या कीचड़ में चला दो, वहाँ कैसे नहीं चल पाता, वहाँ भी तो फ्यूल होता है। अरे जब आप कीचड़ में फंस जाते हो या दलदल में फंस जाते हो या फिर आप बालू में, सैंड में फंस जाता है आपका गाड़ी का पहिया, तो वहाँ भी गाड़ी में आपका पेट्रोल तो है ना, तो एक्सीलरेटर मार के आगे क्यों नहीं बढ़ा देते? तब आप नहीं आगे बढ़ा पाते हो। क्यों? क्योंकि भैया बाहर से फोर्स जो लगाता है वो नहीं है, वहाँ पे धरती चाहता है, घर्षण लगाता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, वहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होता है, वो फोर्स नहीं लगा पाता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, चाहे आपके अंदर कितना भी पेट्रोल हो। तो ये रॉकेट कैसे उड़ जाना है? तो रॉकेटरी, रॉकेट साइंस पूरा का पूरा, आप जिसको इंटरेस्ट होता है रॉकेट में कि भैया कैसे बनता है, क्यों बनता है, कैसे चलता है, ये सब चीज़ें, तो आप ये फिजिक्स पढ़ के आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। पूरी इंजीनियरिंग आपकी फिजिक्स ही, अप्लाइड फिजिक्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम मैक्सवेल इक्वेशंस को पढ़ेंगे और टेली कम्युनिकेशन को समझेंगे। आज सबसे बड़ा अगर कोई सेक्टर है तो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है। आज लॉकडाउन हुआ तो हर कोई ऑनलाइन कर रहा है। ठीक है, ये ऑनलाइन कैसे काम करता है, कैसे आप तक सिग्नल आता है, ये 5G टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे काम करेगी, ये सब कहाँ पढ़ेंगे? टेली कम्युनिकेशन में। और टेली कम्युनिकेशन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है, EMF वेव पे काम करता है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, 12th क्लास को पढ़ा रखा था कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ पे मैंने काफ़ी समझाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपका ये लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। कितनी अच्छी बात है, रेडियो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर साउंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो एक मैकेनिकल वेव है। पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सारा फिनोमेना आता है टेली कम्युनिकेशन में। तो ये सारा चीज़ आप फिजिक्स के बल पे होते हुए कर सकते हो। अगर इन सब चीज़ों को आप जानना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, इसको समझना तक चाहते हो, तो आपको चाहिए फिजिक्स की नॉलेज, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, या कुछ समझ सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग, व्हाट इज फिजिक्स। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कितना एग्जाम्पल देता रहूँ, वीडियो बेकार में बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे, आपको इंटरेस्ट भी दिलाते जाऊँगा और हम चीज़ों को आगे भी लेके जाते जाएंगे, सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाए। तो व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स में हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे चीज़ों को करते हैं, वो सब चीज़ों को हम समझें। कि अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम सोल्व करना, रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना के एग्जाम क्वालिफाई करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। तो इसमें कैसे काम करते हैं, तो देखिए आप पूरा डायग्राम बना हुआ है, पूरा एक एक डायग्राम से आपको समझाया गया है। पहले आप क्या कीजिए, अपने प्रॉब्लम को स्टेट कीजिए, लिखिए समस्या क्या है, ठीक है। बारिश हो रहा है ज़्यादा, आपका गाड़ी पंचर हो गया, आपको समस्या क्या है, चाहे आपके घर में कुछ भी हो, ठीक है। फिजिकल समस्या की मैं बात कर रहा हूँ, कोई समस्या है उसको आप स्टेट कीजिए, लिखिए, जो भी फिजिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है स्टेट कीजिए। उसके बाद ये गेदर इन्फॉर्मेशन, उस प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी आप कलेक्ट कर सकते हो उसको कलेक्ट कीजिए, ठीक है। जैसे आप कहीं गए, आप फिसल के गिर गए, आप जाते यार जब मैं फिसल क्यों जा रहा हूँ, या फिर कहीं भी कुछ हो रहा है, जैसे जहाँ कहता है ना या जादू है, भूत है, ऐसा है वैसा है, आप वहाँ पे क्या कीजिए, पहले प्रॉब्लम को लिखिए कि वो प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम पता लग गया तो गेदर इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गेदर कीजिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गेदर कर लिया, उसके बाद फॉर्म एक हाइपोथेसिस, अपना एक हाइपोथेसिस, एक नियम बनाइए, ठीक है। हाइपोथेसिस में एक थ्योरी दीजिए कि ऐसा रहता है तो ऐसा होता है। ये सब थ्योरी जो बना है फिजिक्स का, वो इसी प्रकार से बनाना है। अपना एक हाइपोथेसिस दीजिए, ठीक है, कुछ अपना ही लॉजिक दे दीजिए उस पे पीछे। फिजिक्स कैसे बनता है, अपना झूठा लॉजिक, क्या जानते हो ऐसा यहाँ पे भूत है, कुछ भी जो भी लॉजिक आपको बनता है वो लॉजिक अपना दे दीजिए। टेस्ट द हाइपोथेसिस, जो भी लॉजिक दिया उसको चेक कीजिए, क्या आपका लॉजिक वो हर जगह लग रहा है कि सिर्फ वहीं पे लग रहा है। अरे तुमने कोई शॉर्टकट बनाया मैथ जोड़ने का, गणित जोड़ने का, कि भैया हमको ये ना मैथ को हम ऐसे करेंगे तो ऐसे आराम से जुड़ जाता है, आपने एक शॉर्टकट बना लिया। तो शॉर्टकट बनाया तो क्या एक ही क्वेश्चन सही होगा तो शॉर्टकट सही हो जाएगा आपका, कि आप सबसे पहले शॉर्टकट तुमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन गेदर किया, सबसे पहले तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन है जिसको हमको मैथ का क्वेश्चन है, इसको हमको शॉर्ट बनाना है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो तुमने उसका इन्फॉर्मेशन गेदर किया, इसमें करते क्या है यार, ऐसा ऐसे करते हैं तो इसको ये ना शॉर्टकट से बन जाएगा, ऐसे कर देंगे तो शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है। आपने एक ट्रिक बना लिया, उसका सोल्यूशन बना दिया, इसी को वेरिएबल लेके एक्स वाई लेके सोल्व कर लिया, एक फॉर्मूला आपने बना के रख दिया, ठीक है। आपने कहा कि अरे देखो ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, बार बार ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले तुम खुद तो चेक करो, तुमने बनाया तो क्या करोगे, तुम दूसरे क्वेश्चन पे उसको लगाओगे कि क्या इससे सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो दूसरे क्वेश्चन पे उसको लगाओगे। तो अपना क्या करोगे सेकंड में, टेस्ट हाइपोथेसिस, जो भी अपना तुमने फॉर्मूला बनाया उसको चेक कीजिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चेक कीजिए कि क्या उसका सही रिजल्ट दे रहा है। फिर एनालाइज डेटा, जो रिजल्ट आता है उसको एनालाइज कीजिए, क्या उसने सही रिजल्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ कंक्लूजन, उसके बाद रिजल्ट निकालिए कि क्या आपका फॉर्मूला सही बता दिया, अरे कंक्लूजन निकालिए। कंक्लूजन के बाद क्या लिखिए भाई कि क्या आपका ने जो हाइपोथेसिस दिया है वो सही है या उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड और हाइपोथेसिस सपोर्टेड। अगर सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा, सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा, फिर से दूसरा पर टेस्ट कीजिए। अरे एक ही फॉर्मूला, एक ही क्वेश्चन बना के खुश हो जाओगे क्या, आप उस हाइपोथेसिस जो भी आपने फॉर्मूला बनाया, जो भी नियम बनाया है, उसको ले जाके फिर से क्या करोगे, फिर से दूसरे क्वेश्चन पर ट्राई करोगे, फिर से यहाँ आओगे। अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर से नया नियम दोगे तुम, भैया ये नियम, ये ट्रिक नहीं लगा, तो क्या बैठ जाएंगे वहाँ पे हार के, नहीं, फिर नया नियम देंगे हम कि अरे इससे नहीं काम चलता, ये वाला फॉर्मूला इसमें उसमें करेक्शन करोगे तुम, जो भी तुमको रिजल्ट मिला उसके अनुसार तुम अपना करेक्शन करोगे उसमें, और कहोगे कि नहीं इससे काम नहीं चला था, ये करके देखो काजनी हो जाए, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर बाई वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा तो देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाला लगा के, और ये अपने ऐसा नहीं किया सब भैया स्क्वायर लगा के देखते रहेंगे, नहीं, वो रिजल्ट आ रहा है उसके अनुसार पता लगता है कि यार कितना वेरी कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हम कर दें तो इसमें और एडजस्ट कर दें तो आंसर आने लगेगा, ठीक है। फिर चेक करेंगे बाकी सब क्वेश्चन पे क्या फॉर्मूला लग रहा है तो भैया बहुत अच्छा, फिर उसी दूसरे क्वेश्चन पे चेक करेंगे, फिर तीसरे क्वेश्चन पे चेक करेंगे। जब फेल हो गया, नहीं लग रहा तो फिर से जाकर उसको सुधार करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इस पर नहीं लगता है, ठीक है। या तो तुम वहीं पर थ्योरी लिख लो कि भैया इस तरह के क्वेश्चन में लगता है, इस तरह के क्वेश्चन पे नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आप फिजिक्स के नियम बनते हैं, ठीक है। ये पूरा फिजिक्स के नियम ऑब्जर्वेशन बनते हैं, फिजिकल लॉ पे बनता है। दुनिया जिस घटना से घट रही है उसको आपको समझना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी नियम दे दोगे और दुनिया उसको फॉलो करेगी, नहीं, दुनिया जिसको फॉलो करे उसी नियमों की स्टडी हमें करना है, उसी चीज़ों को समझना है। और एक बार हम दुनिया के नियमों को समझ लें तो हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ को समझिए, हम भगवान बन सकते हैं। रियल बात को कहूँ तो अगर आप लॉ को समझ गए कि कैसे कौन चल रहा है, कैसे किसी को कंट्रोल कर रहा है, कि कोई भी नियम चलेगा तो उसको किसी न किसी चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। अरे सोचो कि भगवान, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे भगवान बन गए। पहले हवा चलता था, नेचुरल हवा चलता था, लोगों ने समझा कि भैया हवा कैसे चलता है, उस चीज़ को समझा कि हवा कैसे चलता, और उस चीज़ को समझ के उसने पंखा बना दिया। तुमने ज़बरदस्ती अपना हवा चला लिया कि नहीं चला लिया, तो तुम एक गॉड लाइक काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो।
चीज़ों को तुमने समझा कि भैया शरीर का बॉडी ऑर्गेनिज्म कैसे काम करता है, और तुमने क्लोन बनाने का ट्राई किया, ठीक है, ट्राई किया और सक्सेसफुल बन भी जाता, पर उस पर इंटरनेशनल बैन है क्लोन बनाने पे, ठीक है, क्यों है वो तो बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे। पर आपने चीज़ों को, नियमों को समझा, तो लॉ को समझने के बाद आप लॉ को चेंज तो नहीं कर सकते, पर लॉ का फायदा इससे उठा सकते हो। अरे समझ में आई बात, आप लॉ का फायदा उठा सकते हैं। अगर लॉ को समझ लिया आपने, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि हनुमान जी हवा में उड़ सकते थे, क्योंकि वो उस नियमों को समझते थे कि कैसे हम हवा में उड़ सकते हैं, ठीक है। उनके पास कोई जादू वादू नहीं होता है कुछ दुनिया में, ठीक है। तो यही है व्हाट इज फिजिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे फिजिक्स में कि इन्वेस्टिगेशन इन फिजिक्स जनरली फॉलो द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन प्लस इनिशियल डेटा कलेक्शन, क्या क्या करते हैं हम लोग, मैंने बता ही चुका हूँ यहाँ पे पूरा आपको फ्लो चार्ट में। ऑब्जर्वेशन, इनिशियल डेटा कलेक्शन लीडिंग टू अ क्वेश्चंस, आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद क्या किया आपने, हाइपोथेसिस फॉर्मूला, आपने अपना एक ऐसे झूठा फॉर्मूला बना लिया, उसके बाद टेस्ट किया आपने फॉर्मूले का, टेस्टिंग, इंटरप्रेटेड रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट किया कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है, उसके बाद क्या, रिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद आपने रिवाइज किया आपने अपने हाइपोथेसिस के, अगर सही है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आपको उसको चेंज किया। इफ नेसेसरी स्टेट कंक्लूजन, और अगर आपका जरूरत पड़ा तो आप उसका कंक्लूजन लिख के उसको खत्म करोगे। तो इस प्रकार से आपका काम ये करता है फिजिक्स। सम हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशन, कई जो ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो आपने कल्पनाएं की है उसको हम टेस्टिंग करते हैं कैसे, ऑब्जर्वेशंस लेके, ठीक है। टेस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर जो डेटा निकलता है उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। अदर्स कैन बी टेस्टेड बाय बिल्डिंग अ मॉडल एंड रिलेटिंग इट टू रियल लाइफ सिचुएशंस। पहला तो भैया कि सिंपली हो जाता है कि आप डेटा इकट्ठा कर लीजिए, ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, दुनिया में जो हो रहा है उसी को ऑब्जर्व कर लीजिए कि यार सब कुछ इसको फॉलो कर रहा है। जैसे बहुत से थर्मोडायनामिक्स के लॉ है, थर्मोडायनामिक्स के लॉ के कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ठीक है, कभी ऐसा देख, लेकिन जो भी इन दुनिया में देखा गया कि कोई भी उस तीनों जो थर्मोडायनामिक्स के जो भी लॉ है उसको, इस दुनिया के सारे फिनोमेना उसको फॉलो करती है, इसलिए उस नियम को मान लिया गया, सही मान लिया गया, ठीक है। उसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना थ्योरेटिकल प्रूफ है, बस दुनिया में देखा गया कि ऐसा इस नियम को कोई भी वायलेट नहीं करता है, तो इस नियम को सत्य हमने मान लिया, थर्मोडायनामिक्स के जितने भी नियम हैं, ठीक है। तो एक है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है अदर कैन बी टेस्टेड बाय बिल्डिंग अ मॉडल, आपको मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, कि इस पर क्या असर होगा तो उसको रियल लाइफ सिचुएशन में उसको डाल देते हैं, ठीक है, और वो कैसा रिएक्ट करता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे सीप तुमने कहा कि पानी में तैरेगा, तो उसको क्या करते हैं, पूरा सीप हम पहले नहीं बनाते हैं, हम उसका मॉडल बनाते हैं, छोटा सा मॉडल, उसको वही सिचुएशन में डालते हैं। जैसे हमको चाहिए कि भैया बहुत भारी भरकम सीप हम डिजाइन करने का सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर हम सोच रहे हैं कि भैया एक यान बनाएंगे, ठीक है, एक बहुत बड़ा, हम पूरा इंसान को, धरती के पूरे इंसान को लेके जाके चांद पे बसाना चाहते हैं, ठीक है। अब चांद पे बसेगा कैसे, वहाँ पे वो हमको मतलब नहीं है, हमको बस ले जाना है। तो ले जाने के लिए आप एक बड़ा सा विमान बनाना चाहते हो, तो विमान क्या पहली बार में बना लोगे, नहीं, इतना आदमी का आप उसका प्रोटोटाइप बनाओगे, एक मॉडल बनाओगे, ठीक है, छोटा रूप बनाओगे, जिसको आप उसी सिचुएशन के अनुसार, इसमें जो भी कंडीशन रिस्पेक्ट रहेगा उसी के अनुसार इसमें कंडीशंस आप उसी सिचुएशन को डालोगे, ठीक है, और इसको टेस्ट करोगे क्या ये सब चीज़ को फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो बहुत अच्छा, इसका बड़ा मॉडल बनाया जा सकता है। फिर बड़ा मॉडल बनेगा, पैसा लगेगा, क्योंकि छोटे मॉडल में पैसा कम लगेगा, बड़ा बनाओगे तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, तो पहले छोटा हम बनाकर ट्राई करते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से फिजिक्स काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिजिक्स यूजेज मॉडल्स टू सिंप्लीफाई अ फिजिकल फिनोमेना, ठीक है, हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फिजिकल फिनोमेना को सिंप्लीफाई कर सकें, समझ भी सकें और समझा भी सकें मॉडल्स की हेल्प से। जैसे आपको यहाँ पे एक मॉडल दिख रहा है डायग्राम में, ये देखिए, ये रियल नहीं है, ये हमने दिखाया है मॉलिक्यूल्स एटम किस प्रकार से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसका हमने मॉडल बना के उस पर एनालिसिस करेंगे कि भाई सही में ऐसे ही है, ठीक है, हमने कुछ सोचा या देखा, उसको हम दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया, मॉडल बनाया, ठीक है। तो ये आपका मॉडल कहलाता है, चीज़ों को समझने, पढ़ने और दूसरों को समझाने के लिए इस्तेमाल में आता है। दे एक्सप्लेन द मोस्ट फंडामेंटल फीचर ऑफ अ फिनोमेना। Focus is usually on a single object and the things that immediately affect it. This is called the system.
सिस्टम के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में और डिटेल में जानेंगे। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम होता है कि जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ स्टडी है, जिसमें हम स्टडी करने वाले उसी को हम सिस्टम कह देते हैं। जैसे इतना पे हम स्टडी करना चाहते हैं, ये सब चीज़ों से हमें कोई लेना देना है, तो ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है, इसको हम सिस्टम कह देते हैं। जब भी सिस्टम की बात करेंगे तो हम बताएंगे क्वेश्चन में कि ये हमारा सिस्टम है और हम जो भी बातें कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में वो इसी की बातें कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड केल्विन who lived in England in 1800 was famous for making model। लॉर्ड केल्विन जो थे, लॉर्ड तो ऐसे ही लगा दिया गया, केल्विन का नाम सुने होगे तुम लोग। केल्विन का जो टेम्परेचर स्केल है इन्हीं के नाम पे है केल्विन। ये मॉडल बनाने में, मॉडल प्रोटोटाइप बनाने में, चीज़ों को समझाने में बड़ा मैथमेटिशियन थे ये भी, ठीक है। जनरली जितने भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने फिजिक्स के आविष्कार किए हैं, क्योंकि फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स से काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है to model his idea of how light moves through a space, he put balls into a wall of jelly and encouraged people to move the ball around with their hands। तो केल्विन थे जो एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट ये नहीं कहें, एक तरह से आपको मॉडल के थ्रू आपको चीज़ों को समझाना कि इस प्रकार से देखिए वहाँ होता है, इस प्रकार से चीज़ें होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे हम छोटे स्केल पे चीज़ों को करके दिखा रहे हैं वो बड़े स्केल पे भी वही चीज़ें होती है, ठीक है। अगर हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइट को मोड़ के दिखा देते हैं, तो रियल लाइफ में भी लाइट उसी प्रकार से मुड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम छोटे से मॉडल पे जो सिचुएशन पे स्टडी करते हैं वो रियल लाइफ में वो सब चीज़ें होती है और होगी, तो उसका हम वहाँ पर भी बड़े स्केल पर भी करके उस सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा रहे हैं, ठीक है। केल्विन वर्क to explain the nature of temperature and heat still in used today। आज भी केल्विन का जो काम है, खासकर जो टेम्परेचर को उन्होंने समझाया, टेम्परेचर आज भी हम लोग सही से नहीं समझते हैं। टेम्परेचर मतलब गर्म और ठंडा समझते हैं बस, और यही डिफिनेशन आपके बुक में भी लिखा रहता है बच्चों वाली किताब में कि ठंडा और गर्म का अनुभव जो कराता है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का ठंडा गर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं। अब एक क्वेश्चन देता हूं, उसका सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कि भैया एक एसी चल रहा है, एसी चल रहा है एक रूम में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स वगैरह से ही पूछे गए हैं। तो ये कह रहा है कि एक एसी चल रहा है, पूरा पैक्ड रूम है, और यहाँ पे दो पेन रखे हुए हैं, दो पेन रखी हुई, एक वुड का पेन रखा हुआ, लकड़ी का पेन रखा हुआ, एक आयरन का मेटल का पेन रखा हुआ है। उसका बॉडी जो है मेटल का है। आप लोग क्या हुआ कि एसी गलती से चालू छूट गया और आप लोग घर रूम से बाहर चले गए। बहुत देर बाद आप रूम में फिर से आए, तो आपको पेन उठाना, कौन सा पेन ज़्यादा ठंडा लगेगा, ठीक है, कौन सा पेन ज़्यादा ठंडा लगेगा और कौन सा पेन कम ठंडा लगेगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और किसका टेम्परेचर कम होगा, दोनों चीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करूंगा, इसका आंसर, सही आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। दो क्वेश्चन है आपसे। पहले तो आपको कौन सा पेन, वुड वाला पेन ज़्यादा ठंडा लगेगा या फिर मेटल का पेन ज़्यादा ठंडा लगेगा, ये बताना है आपको। दूसरा बताना है कि दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, वुड का टेम्परेचर कितना रहेगा और मेटल का टेम्परेचर कितना, वुड वाले पेन का टेम्परेचर कितना रहेगा और मेटल का टेम्परेचर कितना, यार किसका ज़्यादा रहेगा या किसका कम रहेगा, ये बताना है आपको, ठीक है। मेन है टेम्परेचर आपको बताना है, वुड का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा या फिर मेटल वाले का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें केल्विन ने बताया था। केल्विन ने इस चीज़ को समझाया था कि टेम्परेचर का क्या फिनोमेना है। टेम्परेचर का ठंडा गर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और हीट वगैरह का जो यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग केल्विन का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए एक टेम्परेचर स्केल ही, हम जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है वो केल्विन का ही दिया हुआ है। जो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, टेम्परेचर का, वो भी इन्हीं का दिया हुआ है। इन्हीं के नाम पे हम लोगों ने इन्हीं को प्रमोट कर दिया, केल्विन के नाम से ही हम लोगों ने ऐसा यूनिट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मॉडल्स हेल्प। मॉडल क्या करता है, क्या मदद करता है, हमारे मॉडल्स बनाना क्यों फायदेमंद है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई रिलेवेंट वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस वर्थ टेस्टिंग, गाइड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, मेक प्रेडिक्शन फॉर न्यू सिचुएशन, ठीक है। कि एक मॉडल कितने सारी चीज़ें करता है। आइडेंटिफाई रिलेवेंट वेरिएबल्स, जो भी, अगर आपने छोटे से मॉडल को, उसी चीज़ को क्या कीजिए, छोटे से लेवल पर बना लीजिए और उस पर देखिए तो उसमें क्या क्या वेरिएबल अफेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ को आप ढंग से देख सकते हो, ठीक है। एंड हाइपोथेसिस वर्थ
टेस्टिंग, आप अपने हाथ पर जो भी आपने कल्पनाएं की है, जो भी नियम कानून आपने बनाया है, रूल्स वगैरह बनाया, जो लॉ बना दिया, उसको आप उस पर टेस्ट कर सकते हो कि वो सही काम कर रहा है उस पर कि नहीं कर रहा है, फिर रियल लाइफ में जाकर टेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, गाइड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, भाई कैसे हमको डिजाइन कर, मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट करना उसको भी हम गाइड कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम बात करें तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं। एंड मेक प्रेडिक्शन फॉर न्यू सिचुएशंस, और उस मॉडल पे हम काम करके हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक्चुअली जो लैब में कर रहे होते हो ना, वो मॉडल ही पे ही कर रहे होते हो, वो रियल लाइफ टेस्ट नहीं होता, वो एक मॉडल पे आप टेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो वही आपका मॉडल है। ठीक है, जो आप लैब में करते हो, तो लैब में करते हो उसी से आप रियल लाइफ में चीज़ों को समझते हो, और उसी से, उसी डेटा से जो आपने वहाँ पर कलेक्ट किया है, लैब में कलेक्ट किया है, उसी से आप रियल लाइफ को अब आप कहते हो कि भाई ऐसा हो रहा है। जैसे आपने लैब में अपने क्लास 10th में प्रूफ किया होगा कि V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, आपने एक छोटे से मॉडल पर टेस्ट किया, एक छोटा सा चीज़ बनाया, उस पर ये सब चीज़ें टेस्ट किया, और आपने पूरा एक जनरल रूल दे दिया कि भैया V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। आपने एक जनरलाइज रूल दे दिया कि यहाँ अगर है तो हर जगह होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा मॉडल यही फायदा करता है आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टुडे मेनी साइंटिस्ट यूज कंप्यूटर टू बिल्ड मॉडल्स। आज के समय में हम हाथ से मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ बना बनाया, बहुत सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं। जैसे मेरा जो मैं सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, जिसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, एनसी सॉफ्टवेयर पे यूज करता हूँ। एनसी सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करता है, एनसी सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मुझे पता करना है कि यार ये जो मेरा टेबल है ये कितना, मैं इसका पुल बनाना चाहता हूँ, इतना मोटा पुल बनाऊंगा, देखना चाहता हूँ कितना गाड़ी इस पर आ सकता है, चढ़ सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि भैया ये मैं बना के थोड़ा ना चेक करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, पहले उसको लैपी पे इस मॉडल को बनाऊँगा। ऐसे तो मैं पहले ही टेस्ट कर किया रहता हूँ कि मैं थ्योरेटिकली तो टेस्ट मैं किए रहता हूँ। ठीक है, कोई भी इंजीनियर बनाता है तो थ्योरेटिकल वो टेस्ट किया रहता है क्योंकि उसको पहले से डेटा पता रहता है। ठीक है, तो वो क्या कराएगा, उसको डिजाइन को वो लैपी में बनाएगा, और इस पर उतने गाड़ी का जो लोड है उतना लोड इस पर पैसा देकर कोशिश करेगा कि भैया देखते हैं ये इसको स्टैंड कर पाता है कि नहीं, टूट तो नहीं जाता है। अगर नहीं टूट रहा है तो रियल लाइफ में भी हम कोशिश हो सकता है कि नहीं टूटेगा। हाँ, रियल लाइफ के सिचुएशंस अलग हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर वो 100 न्यूटन का फोर्स झेल पा रहा है तो आपको वहाँ पे 50 या 60 तक ही आपको रोकना पड़ेगा, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सेफ्टी लेना पड़ेगा कि भैया कुछ, अब मान लो कि तुमने 60 का है तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 60 नहीं तो 70 जाएगा, कुछ लोग 80 जाएगा, डबल ट्रिपल ले जाओगे तो टूट पे करेगा। अरे भाई इतना थोड़ा ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो आपके गाड़ी पे भी लिखा रहता है कि इतने से ज़्यादा लोड न ले, फिर ओवरलोडिंग किया रहता है क्योंकि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए दिया रहता है। कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है, उससे भी तुम क्रॉस करो तो पक्का टूटेगा। ठीक है, तो वो भी देख के चलते हैं कि मैं इतना लिखूंगा तो लोग ऐसे भी ज़्यादा लोड होते हैं, इंडिया के लोग हैं, तो वो उस अनुसार अपना लोड कैपेसिटी लिख देते हैं कि नहीं इतना ही होना है तुम लोग को। ठीक है, तो आज के साइंटिस्ट मॉडल बनाने के लिए जैसे इसमें बनाता है, मेरा भाई जो यूज करता है वो मैटलैब यूज करता है, जो सॉफ्टवेयर यूज होता है। यानी मेरा जो भाई है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो वो आपका मैटलैब यूज करता है। मैटलैब भी एक सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या करते हैं कि हम, जैसे कि आपका जो चिप है जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है, जिसको मदरबोर्ड वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो बना हुआ है, जो उसमें सर्किट बना हुआ है, वो सर्किट हम ऐसा थोड़ा ना कि हम बना के बार बार चेक करेंगे, उसको हम मैटलैब में बनाते हैं उस सर्किट को। ठीक है, डिजाइन कर लेते हैं कि सब ढंग से काम करता है कि नहीं, बिजली फ्लो करते हैं तो उस प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम रियल लाइफ में उसको बनाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में बनाने पे खर्चा होगा ना, बार बार तुम बर्बादी करोगे। उससे बढ़िया है कि सब पहले आप टेस्ट कर लो। इसमें तो भाई बहुत अच्छा होता है कि आप कैन फ्लो करके देख लो, वो सब सॉफ्टवेयर सब कुछ करके दे देगा कि कैन फ्लो हो रहा है, इसका ये रिजल्ट आ रहा है, ये बल्ब जलेगा, ये स्विच दोगे तो ये होगा, ऐसे होगा, सब कुछ वो चेक करके देख लिया, सब कुछ सही काम कर रहा है, तो भैया अब हम इसको रियल लाइफ में बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, बहुत सारा वेस्टेज होगा। तो आज थोड़ा सा एडवांस हो गई दुनिया। आगे चलते हैं। नासा एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग स्पेस फ्लाइट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल विदाउट कंप्यूटर्स। तो ये नासा का जो एक्सपेरिमेंट है, नासा में मेरा फ्रेंड्स गए थे चंद्रयान को रिप्रेजेंट करने, मेरा कॉलेज में बनाया था, मैं भी उसका पार्ट था, पर मैं वहाँ गया नहीं, उसमें हेल्प करता था अपने दोस्तों वगैरह का। मैं मतलब ऑफिशियल उसमें नहीं था, 11 ही लोग थे पूरे कॉलेज से निकले थे, अपने दोस्तों का मदद करते थे। ठीक है, तो उसमें वो लोग गए थे रिप्रेजेंट करने नासा। उन लोगों को मौका मिला था क्योंकि पैसा भी तो चाहिए, 1 लाख रुपया तुमको आने जाने का खर्चा चाहिए, उसके बाद रहना अलग, तो कम बच्चे ही जाएंगे, ज़्यादा बच्चे तो जा नहीं सकते। फिर भी लगता है 10-11 बच्चे गए थे।
तो वो रिप्रेजेंट करने गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि देखो पहले उसको भेजना था, चंद्रयान भेजना, उसको चंद्रमा पे अपना यान भेजना है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वही उसने कहा था कि एक मॉडल बनाइए जो चांद पे का जैसा हम सिचुएशन है वैसा सिचुएशन आपको देंगे, वहाँ पे एक कंट्रोल इन्वायरमेंट देंगे, वहाँ पे ग्रेविटी भी उतना ही होगा जितना ग्रेविटी आपका मून पे है, और हर सिचुएशन आपको वैसा देंगे। आपको क्या करना है कि आपको एक रोबोट बनाना है जो यहाँ से मिट्टी खोदे और खोद के यहाँ पे लेके जाके डंप कर दे, ठीक है। और ये पूरी दुनिया को कहा था उसने बनाने के लिए, हर इंजीनियरिंग कॉलेज को कहा था बनाने के लिए, और इन लोगों ने भी बनाया था और वहाँ पे लेके जाके उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, कि ढंग से आपका रोबोट काम करे। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से बिना आपका कंप्यूटर वगैरह, पहले कंप्यूटर पे आप बनाते हैं कोई भी डिजाइन, यहाँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह बनाता तो पहले कैटिया वगैरह सॉफ्टवेयर था उस पर अपना पहले डिजाइन बनाता था, फिर ठीक है उसके बाद उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता था कि वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे ये है आपका एक कंट्रोल इन्वायरमेंट नासा वाला है, एंड एयरप्लेन simulates enables pilots to practical problem solving with various situations and consider conditions they might encounter when in the air। तो एक ऐसा भी किया जाता है जैसे प्लेन वगैरह सिखा, जैसे मेरे भाई अभी इसमें है मेट्रो में, तो मेट्रो में उसको ट्रेनिंग दे रहा था चलाने के लिए, जैसे इंजीनियर है फिर भी उसको हर सिचुएशन के लिए ट्रेन किया जाता है, तो उसको चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसा थोड़ा ना कि मेट्रो उसको दे दिया चला के दिखाओ, नहीं, वो क्या करता है कंट्रोल सिचुएशन बनाता है, ठीक है। आपको एक लैब में बैठना है और जो जो बटन सब चीज़ वहाँ पर रहेगा, और जैसे ट्रेन चलता है उस प्रकार से आपको महसूस होगा, हिलता डुलता हर कुछ सब कुछ। जैसे आप एक मूवी देखने जाते हो तो वहाँ क्या होता है आपका स्क्रीन लगा रहता है, और अगर आप 8D मूवी वगैरह देखे हो तो वो हर जगह से सिचुएशन आ रहा होता है। कई मूवी ऐसा थिएटर आता है जिसमें आपको क्या होता है कि अगर अंदर आग जल रहा तो आपको गर्मी फील होगा, ठीक है, बारिश पड़ रहा तो आपको बारिश पड़ता हुआ फील होगा कि आप भीग रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी हॉल होता है, तो ऐसा ही इफेक्ट यहाँ पे भी रहता है, उसी प्रकार का सिचुएशन क्रिएट रहता है ताकि आपको लगे कि भाई बिल्कुल आप मेट्रो चला रहे हो, नहीं तो आप एक्सीडेंट करा दोगे, ठीक है। आपको थोड़ा ना पहले आपको पूरा लैब में ट्रेन किया जाता है, उसके बाद रियल लाइफ में आपको ट्रेन किया जाता है, उसके बाद दिया जाता है कि आप ट्रेन को मतलब मेट्रो जो भी है आपको चला के देखिए। उसी प्रकार से प्लेन में पायलट को पहले ऐसा नहीं कि प्लेन उड़ा के टेस्टिंग करो, आप प्रैक्टिकल करने के लिए प्लेन उड़ दे देगा। जैसे आप बाइक चलाते हो तो बाइक 10 बार गिराते हो उसके बाद चलाना सीखते हो, मान लिया प्लेन 10 बार गिराओगे तो एक के बार में खत्म हो जाएगा, महंगा चीज़ है ना। तो आपको कंट्रोल सिचुएशन दिया जाता है उड़ाने के लिए, उसमें आपको सिखाया जाता है हर चीज़ उसी प्रकार से काम करेगा, सारे फंक्शन उसी प्रकार से काम करेंगे, पर वो प्लेन नहीं होता है, वो लैब होता है, ठीक है। अगर आप क्रैश करोगे तो वो दिखा देगा कि आपने क्रैश कर चुके हो। एक बार का गेम होता है, जैसे गेम में होता है ना कि आपने गाड़ी गिरा दिया तो क्रैश कर गया, आप गए, आप मर गए आप, ठीक है, पर आप रियल में नहीं मरते हो। उसी प्रकार से वहाँ भी एक कंट्रोल सिचुएशन दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दिस मॉडल विल रिएक्ट द वे अ प्लेन डज व्हेन इट फ्लाइज। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार सिचुएशन होता है जिस प्रकार से एक रियल लाइफ में प्लेन चलेगा तो वो जो जिस सिचुएशन को फील करेगा, अगर तुमने गलत टर्न किया तो जो होने वाला है उसी प्रकार से आपका फीलिंग वहाँ पे देगा वो, ठीक है। ये नासा का पूरा है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये बस आपके इंटरेस्ट के लिए दे दिया है कि आपको साइंस में आप अगर पढ़ सकते हो, फिजिक्स को पढ़ के आप क्या कर सकते हो, क्या क्या इसमें किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल बेस से आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ ताकि आपको फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बने। अगले हम लोग क्लास जो अगला वीडियो होगा उसमें हम मेजरमेंट इन फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेजरमेंट्स इन फिजिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जाते जाते आपसे बस आग्रह है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब लोग देखिए, मिल बैठ के देखिए, ताकि ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे, सब लोग पूछेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन का मैं भी जवाब नहीं जानूंगा और मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा, जो भी मेरे टीचर्स वगैरह हैं, ठीक है, उन सबसे पूछूंगा और ढेर सारे नॉलेज आप तक पहुंचेंगे। फिर मैं गूगल करूँगा या सर्च करूँगा, कहीं बुक से ढूंढूंगा और आप तक उन सब चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको इतना इंटरेस्ट बना दूंगा, इतना इंटरेस्ट ला दूंगा आप लोगों में, क्योंकि अब नया एजुकेशन सिस्टम आने वाला 2022 से, ठीक है। तो उसमें आपका प्रैक्टिकल बेसिस पे साइंस और मैथमेटिक्स पे काफ़ी फोकस होने वाला है, और कोशिश सरकार की होगी कि अधिक से अधिक लोग जो आए रिसर्च में आए। अब अपने जीडीपी का डबल खर्च करने वाली है। पहले आपका 4% था, पहले जो खर्च होता था 3% भी आपका खर्च नहीं हो पाता था, ठीक है, पहले 3% भी आपका खर्च नहीं हो पाता था, अब उसको 6% तक खर्च करेगी गवर्नमेंट जीडीपी का अपना एजुकेशन पे। तो पैसा कहाँ पे खर्चा होगा? खर्चा होगा रिसर्च पे, क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, दूसरे जगहों से आपको टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ रही है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, अपना पेटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ऐप बनाना है तो हम लोग हर ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना का,
भाई जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं हम यूएसए का, भाई जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा एक एक आदमी का लोकेशन उसके पास, एक एक आदमी को पिन पॉइंट वो हिट कर सकता है। जिस दिन अमेरिका चाहा आपको मारने के लिए वो वहाँ बैठे बैठे गोली चलाएगा और सबको एकदम पिन पॉइंट हिट करेगा, ठीक है, क्योंकि सबके पास जीपीएस मोबाइल है। आपका जीपीएस ऑन कर देगा, वो ऑन भी ऑटोमेटिकली वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसी का है गूगल भी, और गूगल भी उसी का है, और उसी का एंड्रॉइड सिस्टम आप यूज कर रहे हो। तो हर टेक्नोलॉजी ही आप विदेशों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जिस दिन आप उनसे लड़ोगे उस दिन आपके सारे के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाएगा, तुरंत मोबाइल शट डाउन हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे अगर जिस दिन वो अमेरिका चाह लिया तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ज़रूरत है कि हमें इनोवेशन करना है, हमें टेक्नोलॉजी में डेवलप करना है, हमें रिसर्च फील्ड में जाना है। इसमें गवर्नमेंट पैसे भी देगी, अभी भी पैसे देती है। जैसे मैं गेट का क्वालिफाई किया, मैं रिसर्च के फील्ड में हूँ, तो मुझे भी पैसे देती है गवर्नमेंट, आपको भी देगी। मुझे देती थी 12,400 रुपये मंथली देती थी। जितना आप लोग यहाँ पे, मैंने ऑब्वियसली बात है, सिंगल पर्सन है, एमटेक करने के दौरान आओ, आपको कितना पैसा चाहिए, ठीक है, तो आपको भी देती है और बहुत पैसा देती है। अगर मैं आगे अगर पीएचडी कंटिन्यू करता हूँ तो 25 से 28 हज़ार रुपया देती है गवर्नमेंट, ठीक है। जेआरएफ आप कर लो, नीट करके आप जेआरएफ में जाओगे, एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट से आप ग्रेजुएशन के बाद, तो वहाँ से भी फिर से वहाँ से भी आप जेआरएफ उठा सकते हो, ठीक है। हाँ, टेक्निकल फील्ड में तो गेट के थ्रू आप जा सकते हो, जैसे मैं गया हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मुझसे जुड़े रहिए, डिस्क्रिप्शन जरूर वीडियो का चेक कीजिए, उसमें भी आप लोगों का लिंक वगैरह मिल जाएगा वीडियो का, और इस तरह के वीडियो की तरह के लिए हमारे से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।